बहुत सारी जो वीडियोस ऑनलाइन आते थे तो गवर्नमेंट सोशल मीडिया कंपनीज को फोर्स करके वो वीडियोस टेक डाउन करवा देती थी। तो बहुत सारा जो एविडेंस है ये लिटरली गायब हो जाता था। हज़ारों इंसिडेंट्स एक साथ देखते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो आपको एक पैटर्न समझ में आता है कि ये जो चीज़ हिंदुस्तान में हो रही है ये कोई एपिसोडिक नहीं है। ये एक बहुत सोची समझी साजिश के तहत और बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड मैनर में जो हिंदुस्तान में मुसलमान की प्रोसिक्यूशन हो रही है एक बहुत ऑर्गेनाइज्ड मैनर में की जा रही है। ओवरऑल क्लाइमेट बनाया है जिसमें मुसलमानों को जो है महसूस कराना कि वो इक्वल सिटीजन्स नहीं हैं, उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शंस जो हैं वो नहीं हैं, वो खाली मेजॉरिटी कम्युनिटी के लिए हैं एंड दे डोंट रियली बिलोंग। वो जो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है उसको बिल्कुल डिस्ट्रॉय करना। एंड बीजेपी जो है और जो हिंदू नेशनलिज्म और जो डिफरेंट हिंदू नेशनलिस्ट ग्रुप्स हैं और मूवमेंट है कंट्री में, उन लोगों ने सक्सेसफुली इस चीज़ को जो है पिछले 12 साल में अकम्प्लिश किया है थ्रू द सिस्टमैटिक डिमोलिशन एंड इंसिनरेशन ऑफ डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस। जब से आरएसएस बनी है और आरएसएस ने तब से ही जो है जो ऑन ग्राउंड रेडिकल मोबिलाइजेशन जो ऑर्गेनाइजिंग उसने जो है बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है ओवर टाइम। इट्स जस्ट दैट हम लोग एंड कंट्री एट लार्ज पीपल और सेकुलर और जो सेकुलर पार्टीज थी they couldn't really grasp the threat it posed to the country at large। उन्होंने सोचा कि नहीं ये तो हाफ निकर्स में डंडा लेके दौड़ते हैं, ये क्या ही कर लेंगे। आज हमारे साथ राकिब हमीद हैं, जो एक जर्नलिस्ट हैं और एक रिसर्चर हैं, जो कई सालों से भारत में नफरत की राजनीति और धार्मिक अल्पसंख्यकों यानी कि खासकर मुसलमानों के खिलाफ होने वाली घटनाओं पर लगातार काम कर रहे हैं। इन्होंने अपने काम के जरिए हेट स्पीच, मॉब हिंसा और मुसलमानों के खिलाफ होने वाले मामलों को दर्ज किया है और इन पर रिसर्च की है। कई बार ये भी कहा जाता है कि ऐसी घटनाएं मेन स्ट्रीम मीडिया में उतनी जगह नहीं पाती जितनी मिलनी चाहिए। आज हम उनसे बात करेंगे कि भारत में मुसलमानों के खिलाफ होने वाले हेट क्राइम का मौजूदा हाल क्या है, इन घटनाओं को कैसे दर्ज किया जाता है और समाज और राजनीति पर इसका क्या असर पड़ रहा है। इसके साथ ही हम मॉब लिंचिंग, फेक एनकाउंटर, कश्मीर के हालात और भारत में अल्पसंख्यकों के सामने खड़ी चुनौतियों पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि आज के वक़्त में जो इंडिया में मुसलमानों पे जो एक तरफ़ा हमें देखा जाता है, जो हेट क्राइम बढ़ रहा है, तो वो रिकॉर्ड किया जाता है। हम बहुत सारी वेबसाइट देखते हैं, जहाँ पे आपने काम किया है। तो इस चीज़ को रिकॉर्ड करने का ख़्याल आपके ज़हन में कैसे आया? या वो क्या इंसिडेंट था कि जब आपने सोचा कि मुझे इस तरीके की चीज़ें शुरू करनी चाहिए? वेल ये 2019 में जब हिंदुस्तान में जो हेट क्राइम्स और हेट स्पीचेस जो दी जाती थी, उस टाइम में इंटरनेट पे कई बार कई सारे वीडियोस आ जाते थे एंड कुछ हफ्तों में ही पीपल वुड मूव ऑन टू समथिंग एल्स। तो वो सिस्टमेटिक record नहीं था कहीं पे कि you could just look at certain incidents और उसको देख के आप एक पैटर्न बना सकें। और ये बहुत डिसजॉइंटेड लगता था कि नहीं, शायद ये वायलेंस जो है अभी हुई है जो है और सब कुछ नॉर्मल है अब। तो इट वाज जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि आई थॉट इट वाज इम्पोर्टेंट कि एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड हो इन विजुअल एविडेंस का, जो सामने आते हैं, चाहे वो हेट क्राइम्स के हों, वायलेंस के हों या हेट स्पीच के हों। और दूसरी चीज़ जो थी वह ये थी कि बहुत सारी जो वीडियोस ऑनलाइन आते थे तो गवर्नमेंट सोशल मीडिया कंपनीज को फोर्स करके वो वीडियोस टेक डाउन करवा देती थी। तो बहुत सारा जो एविडेंस है ये लिटरली गायब हो जाता था। तो दैट वाज अनदर रीज़न कि जो है, हाँ, जो मेरा ख्याल था कि एक डेडिकेटेड रिसोर्स होना चाहिए जहाँ पे ये सब विजुअल एविडेंस या जो भी इंडिया में चाहे वो हेट स्पीचेस दी जाती हों या हेट क्राइम्स होते हों, इंसिडेंट्स ऑफ वायलेंस हों, वो एक जगह ट्रैक किए जाएं ताकि जो भी इंडिया में इंटरेस्टेड है या माइनॉरिटी राइट्स के में इंटरेस्टेड है वो एक पैटर्न देखें। क्योंकि आप जब 2 इंसिडेंट्स को या 10 इंसिडेंट्स को या 100 इंसिडेंट्स को अलग अलग देखते हैं तो आपको पैटर्न समझ नहीं आता है। बट जब जो ही आप हज़ारों इंसिडेंट्स एक साथ देखते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो आपको एक पैटर्न समझ में आता है
कि ये जो चीज़ हिंदुस्तान में हो रही है ये कोई एपिसोडिक नहीं है, ये एक बहुत सोची समझी साजिश के तहत और बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड मैनर में जो हिंदुस्तान में मुसलमानों की प्रोसिक्यूशन हो रही है, एक बहुत ऑर्गेनाइज्ड मैनर में की जा रही है। आपने अभी एक चीज़ की बात की कि एक बहुत ही ऑर्गेनाइज़्ड मैनर में की जा रही है। तो जब आपकी जो रिसर्च हैं, जो डेटाज़ हैं, उसके हिसाब से आपको क्या लगता है कि आज के वक़्त पे इंडिया में मुसलमानों की क्या हालत है और उन्हें किस तरीके से ऑप्रेस किया जा रहा है? क्या मुसलमान जानते भी हैं कि उनके साथ ये ऑर्गेनाइज़्ड वे है या जिस तरीके से आप रिसर्च करते हैं या आपकी रिपोर्ट्स हैं? अ, देखिए, इस सवाल के मुख्तलिफ जवाब हैं। पहला तो जो हिंदुस्तान में जो परसिक्यूशन का स्केल है, मोर देन परसिक्यूशन, जो ओवरऑल क्लाइमेट बनाया है जिसमें मुसलमानों को जो है महसूस कराना कि वो इक्वल सिटीजन्स नहीं हैं, उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शंस जो हैं वो नहीं हैं, वो खाली मेजॉरिटी कम्युनिटी के लिए हैं एंड दे डोंट रियली बिलोंग। वो जो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है उसको बिल्कुल डिस्ट्रॉय करना। एंड बीजेपी जो है और जो हिंदू नेशनलिज्म और जो डिफरेंट हिंदू नेशनलिस्ट ग्रुप्स हैं और मूवमेंट है कंट्री में, उन लोगों ने सक्सेसफुली इस चीज़ को जो है पिछले 12 साल में अकम्प्लिश किया है थ्रू द सिस्टमैटिक डिमोलिशन एंड incineration of different institutions. तो उससे जो है माइनॉरिटीज़ में वो चीज़ इंटरनलाइज हुई है दैट they are not really the equal citizens in the country, they are second class citizens. और दूसरा जो है, जो इंडिया में परसिक्यूशन हो रही है मुसलमानों की, और परसिक्यूशन के साथ साथ जो जो वायलेंस आप देखते हैं ऑन द स्ट्रीट्स, जो काफ़ी रूटीनाइज हुई है, मतलब एवरीडे वायलेंस, हर दिन वायलेंस दिखती है। मे बी हम लोग नोटिस करते हैं, नॉट हम लोग बट पीपल इन इंडिया और इंक्लूडिंग मुस्लिम्स, या मेन स्ट्रीम मीडिया या जो भी सोशल मीडिया पे पूरी कैंपेन चलती हैं, वो बहुत डिसजॉइंटेड होती हैं, कभी कभार आती हैं, साल में आपको 2-3 बार दिखेंगी और आपको जो है लगेगा कि अरे एक हफ्ते में ही इतने इंसिडेंट्स हो गए। बट जो हमारी रिसर्च है, जो हम हर दिन डॉक्यूमेंट करते हैं, हम लोग जो है लिटरली जो ये जो डिसजॉइंटेड कैंपेन्स चलती हैं सालों में कई बार, 2-3 बार, ये हम लिटरली हर दिन देखते हैं अक्रॉस द कंट्री। इट्स जस्ट दैट कभी कभार ये चीज़ जो है बज़ क्रिएट करती है सोशल मीडिया पे, जैसे कि आपने अभी देखा पिछले हफ्ते में जो 4-5 इंसिडेंट्स हुए। तो इसीलिए सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा जो है लोगों का आउटरीच रहा। बट ये जो जो वायलेंस हम इंडिया में देख रहे हैं, ये बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड है, जैसे कि मैंने पहले कहा, ये सिस्टमेटाइज्ड है और ब्यूरोक्रेटाइज्ड है। तो ये तीन चीज़ें हैं, और ये तीन चीज़ें जो हैं हिस्टोरिकली जो आप देखते हैं, ये तीन चीज़ें जो थी जर्मनी में भी, जब हिटलर का दौर था, तो जो ज्यूज़ का परसिक्यूशन हुआ था, जो हॉलोकॉस्ट हुआ था, वो इन वहाँ पे भी ये तीन चीज़ें जो थी उस वक्त में इम्प्लीमेंट की गई थी। और काफ़ी बहुत सारे पॉलिटिकल थियरिस्ट जो हॉलोकॉस्ट को पढ़ते हैं और वो भी यही चीज़ कहते हैं, जैसे कि हैना एरेंड। अम, तो इंडिया में जो जो माइनॉरिटीज़ की परसिक्यूशन हो रही है, जो आप ये जो वायलेंस देख रहे हैं ऑन द ग्राउंड, ये सर्टन मैकेनिज्म्स जो हैं उसके तहत, ये एक मैकेनिज्म है, एक फ्रेमवर्क है जिसके तहत जो है ये परसिक्यूशन हो रही है। एंड इसके जो हैं जो मैं आइडेंटिफाई करता हूँ, वो 8 पिलर्स इसके आइडेंटिफाई करता हूँ। पहला जो है लेजिस्लेशंस और पॉलिसी के थ्रू जो है परसिक्यूशन होता है। दूसरा इलेक्टोरल एंड पॉलिटिकल एक्सक्लूशन के थ्रू। तीसरा पुलिस वायलेंस एंड प्रोसिक्यूशन एंड डिटेंशन। और चौथा जो है वो जो डिमोलिशंस हम देखते हैं और डिस्पोजेशन देखते हैं मुस्लिम्स की। और पांचवा जो सर्वेलेंस और प्रोफाइलिंग हो रही है मुस्लिम की, एंड थ्रू दिस डिजिट दिस टेक, न्यू टेक, और जो खासकर इसराइल से जो है इंपोर्ट किया जा रहा है मुल्क में, जैसे कि फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजीज। एंड अभी तो एआई के बाद जो है जो एल्गोरिदमिक सिस्टम्स जो डिप्लॉय किए हैं,
प्रोफाइलिंग के लिए। और छठा जो है वो इंसाइटमेंट एंड प्रोपागेंडा, जैसे कि हम हेट स्पीच देखते हैं, जो इंडिया हेट लैब हर साल जो है रिपोर्ट निकालती है। और सातवां जो है पैरामिलिट्री और विजिलेंटिज्म, जो का विजिलेंटिस जो वांटन वायलेंस करते हैं स्ट्रीट्स पे। लिटरली हर दिन जो है हम 2 से 6 इंसिडेंट ट्रैक करते हैं ऑन अ डेली बेसिस। और जो आठवां है वो है कम्युनल वायलेंस और प्रोग्राम्स, जैसे कि दिल्ली में जो घटना हुई थी, और स्मॉल स्केल पे जो है मुल्क के हर कोने में हर हर दूसरे दिन जो है ऐसी घटनाएं होती हैं। बट इट्स जस्ट दैट मीडिया जो है वो जो मैंने कहा कि पांचवा पिलर जो आता है प्रोपेगेंडा का, मीडिया बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रही है। और सबसे बड़ी चीज़ जो रूलिंग पार्टी ने जो अचीव की है पिछले 12 साल में, वो ये है कि लोगों की लोगों की स्पेशली यूथ की जो क्रिटिकली सोचने की क्षमता है, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है। और जब अभी हम देखते हैं, और मीडिया ने बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट रोल इसमें प्ले किया है। एंड अनफॉर्चुनेटली उसकी जो कॉस्ट है, इमीडिएट कॉस्ट, वो तो ऑफ कोर्स मुसलमान पे कर रहा है, बट लॉन्ग टर्म में जो है every Indian is going to pay the price, and the victim here itself is the Constitutional Republic. क्योंकि ये जो मॉडल है persecution का, it will not just stay limited to Muslims alone, क्योंकि ये मॉडल अथॉरिटेरियन regimes जो होती हैं, जो अथॉरिटेरियन लीडर्स होते हैं, वो लोग जब एक मॉडल लर्न करते हैं ना, तो वो खाली अपनी एक इमीडिएट टारगेट कम्युनिटी में टेस्ट और इम्प्लीमेंट करते हैं, बट देन दे मूव बियॉन्ड टू एनी क्रिटिक। जो लोग मोदी को या बीजेपी को सपोर्ट 2014 में किए थे, 2019 में किए थे, अगर वो 2024 में किए थे, अगर वो 2029 में उनके अगेंस्ट जाते हैं और बीजेपी पावर में आती है, बीजेपी will use the very same model against the very specific people and communities. आपने जर्मनी की बात की, आपने मोदी गवर्नमेंट की बात की, या अभी आपने रिसेंट में बात की कि 2014 या 2019 की। तो मेरा सवाल ये होगा कि एक 2014 से पहले का दौर था, जब बीजेपी गवर्नमेंट कहती थी कि हमारे पास कोई चॉइस, आपके पास कोई चॉइस नहीं है, और हम आएँगे तो मुल्क को ऐसा बनाएँगे या वैसा बनाएँगे। क्या 2014 के बाद से मुसलमानों के खिलाफ जो अपराध हैं या जो भी चीज़ें हैं, उनमें इज़ाफ़ा हुआ है आपके रिपोर्ट्स के मुताबिक? क्योंकि आपने जैसे बताया कि आप हर दिन इतने क्राइम्स बेसिस पर देखते हैं। उनमें इज़ाफ़ा हुआ है और उसमें मीडिया का भी रोल रहा है। तो उसमें बीजेपी गवर्नमेंट आने का कितना बड़ा रोल रहा है, या एक टारगेटेड कम्युनिटी बनाया गया है, या बीजेपी के लिए ये सेम पैटर्न है वोट लेने का? देखिए, जो एंटी मुस्लिम इंसाइटमेंट और प्रोपागेंडा है, जिसको मैं आइडेंटिफाई करता हूँ वन ऑफ द पिलर्स थ्रू विच दिस वायलेंस इज बीइंग अनलीश्ड अगेंस्ट मुस्लिम्स, इसमें जो है ये जस्ट बिकॉज बीजेपी 2014 में पावर में आई है उस वक्त शुरू नहीं हुआ। ये 100 साल का प्रोजेक्ट है, जब से आरएसएस बनी है। और आरएसएस ने तब से ही जो है जो ऑन ग्राउंड रेडिकल मोबिलाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजिंग, जो मोबिलाइजेशन किया है, उसने जो है बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है ओवर टाइम। इट्स जस्ट दैट हम लोग एंड कंट्री एट लार्ज, पीपल हु आर सेकुलर, और जो सेकुलर पार्टीज थी, they couldn't really grasp the threat it posed to the country at large. उन्होंने सोचा कि नहीं, ये तो हाफ निकर्स में। बट अनफॉर्चुनेटली थ्रू आउट हिस्ट्री यही पैटर्न देखा गया है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में, जहाँ पे जो फार राइट एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट्स होती हैं या फैशिस्ट मूवमेंट्स होती हैं, इनको जो लोग होते हैं पावर में, उनको जो है मतलब अंडरमाइन करते हैं, उनको जो है सीरियसली नहीं लेते। और इस वजह से जो है उन मुल्क, उन कंट्रीज का, उन डेमोक्रेसीज का डिस्ट्रक्शन होता है। एंड यही पैटर्न जो है इंडिया में अनफॉर्चुनेटली हुआ है।
एंड इट्स नॉट जस्ट दैट कि 2014 से पहले हिंदुस्तानी मुसलमान बहुत प्रॉस्पेरस था या सेफ एंड सिक्योर था। हमने देखे मुजफ्फरनगर के दंगे देखे हैं, गुजरात के दंगे देखे हैं, बाबरी मस्जिद के बाद के दंगे देखे हैं, और बहुत सारे छोटे छोटे मुजफ्फरनगर, गुजरात और बाबरी जैसे इंसिडेंट्स थ्रू आउट द कंट्री देखे हैं। बट एंड ऑफ कोर्स सेकुलर पार्टीज का बहुत बड़ा रोल है उसमें। हिंदुस्तानी मुसलमान जो है उस पर कभी भी तवज्जो नहीं दी गई, उसको जो है अनसीरियस वोटिंग ब्लॉक जो है समझा गया, और इनकी पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए कभी भी जो है सीरियस एफर्ट नहीं किया गया। एंड इसके लिए जो है हमारे मुसलमान लीडर दे आर टू बी ब्लेम्ड एज वेल, बट इट्स जस्ट दैट कि ऐसा निज़ाम, ऐसा सिस्टम बनाया गया जहाँ पे जो हमारे रहनुमा होंगे वो वही लोग होंगे जो जो है अपनी सियासत और अपने लोगों को चमकाना चाहते हैं, रादर देन कम्युनिटी एज अ होल को अपलिफ्ट करें पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली। तो अनफॉर्चुनेटली वो एक चीज़ है, बट दूसरा, जब से बीजेपी पावर में आई है, फ्रॉम द डे फर्स्ट इनका जो सबका साथ सबका विकास का जो नारा था, वो बस एक पीआर कैंपेन था, पीआर गिमिक था, ताकि मोदी को जो है एक्सेप्टेबिलिटी मिले इंटरनेशनली। डोमेस्टिकली ऑफ कोर्स उसकी अपनी वोटिंग बेस थी, बट इंटरनेशनली वो जो पीआर कैंपेन थी वो इंटरनेशनल मीडिया और इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए थी कि दैट मोदी हैज़ चेंज्ड, मोदी इज़ नॉट द वेरी सेम मैन हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्लॉटर ऑफ मुस्लिम्स इन द कंट्री। तो जो है, जो ही मोदी पावर में आ गया 2015 में, जो हमने पहली लिंचिंग देखी है, आई रिमेंबर में इंडिया में, दिल्ली में, उस टाइम जर्नलिस्ट था। तो ये जो लिंचिंग्स का पैटर्न है वो तो ऑफ कोर्स उसके बाद कभी थमा नहीं है। इनफैक्ट इसने बहुत डिफरेंट डायमेंशंस लिए। हमने हेट क्राइम्स देखे हैं, इंसिडेंट्स ऑफ कम्युनल वायलेंस, हेट स्पीचेस पिछले 3 साल में जो हम डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। लिटरली इस साल में जो हमने हेट स्पीच डॉक्यूमेंट की हाईएस्ट है पिछले 3 सालों में, एंड 97% इंक्रीज इन comparison to 2023 and 13% increase in comparison to 2024। एंड अभी भी जो हम हेट स्पीच डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, जो डेली बेसिस पे डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है, उसमें साफ नज़र आ रहा है कि इट्स जस्ट गोइंग अप एंड अप एंड अप, ऊपर ऊपर जो है जाते जा रहा है। एंड सबसे बड़ा जो चेंज देखेंगे, एंड एज आई मैंशनड अर्लियर के ब्यूरोक्रेटाइज्ड हो गया। आप देखेंगे कि जो स्टेट वायलेंस है वो जो है काफ़ी एक्सट्रीम लेवल्स का हो गया है इंडिया में। जैसे कि बुलडोजर डिमोलिशंस जो हैं, लाइक लाखों फैमिलीज बेघर की गई हैं। एक घर, एंड हर इंसान जो है उस चीज़ को महसूस करता है। मतलब आप एक घर जो है पूरी ज़िंदगी की कमाई आप उसमें डालते हैं, जिसमें आप के जो है ख्वाब आपकी पूरी ज़िंदगी जो है उसमें समेटते हैं, और एक दिन कोई आके उस घर को गिरा दे, तो अनफॉर्चुनेटली वो, आई मीन हम लोग जिनके अभी भी घर टिके हुए हैं सोच नहीं सकते, बट ये वही लोग जानते हैं जिनके घर गिरे हुए हैं। एंड वो जो एम्पैथी है, मतलब एक इंसान की तरफ हम लोग रिलीजन नहीं देखते। मतलब आप कभी भी ऐसी स्टोरीज इंसान के सामने जिसके अंदर एक छोटी सी भी थोड़ी सी भी इंसानियत हो, आप जब उस चीज़ को सुनते हैं, देखते हैं, आपकी रूह कांप जाती है। बट अनफॉर्चुनेटली जो इंडिया में है, इसको सेलिब्रेट किया जाता है। इसको जो है एज अ मॉडल रेप्लिकेट करने को कहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में ऐसा मॉडल होना चाहिए। और ये सिग्निफाई करता है कि जो रेडिकलाइजेशन है अमंग द हिंदू कम्युनिटी, वो कितनी पेनिट्रेट हुई है। एंड आई वुड ऑल्सो आर्ग्यू के इंडियन यूथ जो है, और ऑफ कोर्स जो मिलेनियल्स हैं, जो बूमर्स हैं, वो तो ऑलरेडी सिग्निफिकेंट चंक अमंग हिंदूज सपोर्ट बीजेपी, बट जो यूथ है, आई थिंक इंडिया जो है इसराइल को
लिटरली मिरर कर रहा है। आप 2023 की एक रिपोर्ट है जेरूसलम बेस्ड थिंक टैंक की, वो कहता है कि इसराइल में 73% जो यूथ है बिटवीन 15 एंड 24, वो राइट विंग आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता है। तो एक लिटरली एक मेजोरिटी ऑफ द कंट्री जो है वो एक राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी को सपोर्ट करती है, एंड दैट एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी, दैट एक्सट्रीमिस्ट गवर्नमेंट हैज बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द जेनोसाइड in Gaza, the killing of tens of thousands of children, men, women, and everyone else. तो वो आई थिंक एक जो एग्जाम्पल है वो ऑल्सो जस्टिफाई करती है कि इंडिया में जो ये ब्लड लस्ट है, जो यू नो लिटरली किलिंग ऑफ एम्पैथी within a segment of the majority community. तो ये जो है राइट विंग ड्रिफ्ट है, इसकी वजह से is one of the reasons. But I think this is something that needs to be addressed, and I think जो स्टेट का सपोर्ट है और जो इम्प्यूनिटी एक्टर्स को मिलती है, whether non-state or state actors, to persecute minorities, it's unimaginable right now. आप एक मुसलमान को ह्यूमिलिएट कर सकते हैं, आप उसको जाके मार सकते हैं, आप उसका मर्डर भी कर सकते हैं, आपको कोई भी जवाबदेही नहीं होगी। इनफैक्ट आपको जो है सेलिब्रेट करेंगे। आप मोनू मानेसर का एग्जांपल लें। मोनू मानेसर ने दो मुसलमानों को जिंदा जला दिया, जी। और उसको जो है जेल में रखा गया 2 साल, और उसको जब 2 दिन पहले जेल से रिलीज किया गया, पूरे शहर में जश्न था। मगर मोनू मानेसर जब जेल में था, वो ऐसा नहीं था कि वो जो एक्टिविटीज करता था, मतलब जो कविजिलेंटिज्म नेटवर्क उसने पूरा एस्टैब्लिश किया था हरियाणा स्टेट में, वो बंद हुआ। उसके लोग जो है फिर भी डेली बेसिस पे सेम ग्रुप्स थ्रू आउट द स्टेट वो एक्टिविटीज करते गए। मतलब वो जो वायलेंट एक्टिविटीज थी, ट्रक्स को फोर्सिबली रोकना, ट्रक ड्राइवर्स को मारना, मोस्टली मुस्लिम ड्राइवर्स को, और बहुत केसेस में हमने देखा है घर से उठा लेते थे उनको, एंड अभी भी उठाते हैं। तो वो रुका नहीं है, वो अभी भी चल रहा है। तो अनफॉर्चुनेटली ये जो है एक फेलियर है, क्लॉसल फेलियर है पूरे स्टेट का, पूरे स्टेट अपरेटस का। एंड आई एम प्रीटी श्योर, मैं ये भी कहूँगा, ये भी एम्फोसाइज करूँगा कि पुलिस जो है, पुलिस को जो है पावरलेस बनाया है स्टेट ने। मुझे मालूम है बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स ऐसे भी हैं जो एक्ट करना चाहते हैं, बट उनको पता है कि इसका जो है कॉस्ट क्या है। दे विल हैव टू लूज देयर जॉब, उनको सस्पेंड कर देंगे, उनको टर्मिनेट कर देंगे। तो वो जो पूरा डर का माहौल है जो है, वो भी एक रीज़न है कि हम देखते हैं जो पुलिस जो है वो लिटरली it's a complete and abject failure of the state and its institutions to protect its minorities. आपने यहाँ पे 2 तरीके की बात की, कि हम काउ विजिलेंट के तौर पे देखते हैं कि क्या हो रहा है। पुलिस की जो हिम्मत है या पुलिस का जो किरदार है वो सरकार की तरफ से कमज़ोर किया गया, स्टेट की तरफ से कमज़ोर किया गया। तो जैसे आजकल हम एक पूरा पैटर्न देखते हैं कि अगर एनकाउंटर्स होते हैं, जैसे अगर आप रिसेंट के एनकाउंटर्स देखेंगे, तो उसमें जो पिछले 1 हफ्ते में हुए, वो मुसलमानों को सिर्फ़ हाफ एनकाउंटर होते हैं। तो सिर्फ़ हाफ एनकाउंटर हुए, घर तोड़ देना जिसका ज़िक्र आपने किया, या फिर हेट स्पीच, ये सब कैसे मुसलमानों के खिलाफ एक दायरा तैयार कर रही हैं इस हिंदुस्तान में, कि आने वाले वक्त में उनके साथ क्या हो सकता है या उन्हें किस तरीके से संभल के रहना चाहिए? Well, I think जो आपने जिक्र किया हाफ एनकाउंटर्स का, हुँ, और जो जो डिमोलिशंस हो रही हैं, इसमें एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि एक हैना अरेंड पॉलिटिकल थियरिस्ट ने कॉन्सेप्ट दिया था, बेनालिटी ऑफ इविल। हुँ, हमारी जो स्टेट अपरेटस, हम कभी सोचते हैं, मैं भी कभी कभार बैठ के सोचता हूँ कि एज अ ब्यूरो, इफ आई वाज अ ब्यूरोक्रेट, अगर मैं अफसर होता या मैं एक पुलिस वाला होता, हाउ वुड आई जस्टिफाई जो मैं एक साथी, मुसलमान छोड़िए, एक इंसान के साथ कर रहा हूँ, मतलब उसका घर तोड़ना, या उसको जाके जस्ट बिकॉज वो जो है एलिगेशन है उस पे वो बीफ खाता है या बीफ सप्लाई करता है, या
कैटल ट्रेड करता है, उसको जाके मैं टांग में गोली मार दूं और उसको मैं जेल में डाल दूं, या जो है झूठे मुकदमे लेके सालों साल लोगों को अंदर कर दूं, तो कैसे जस्टिफाई करूंगा? देन वो जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत जो है फिट होता है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, खासकर जो पुलिस ने रोल प्ले किया, जो ब्यूरोक्रेसी ने रोल प्ले किया है फिर सेंट्रल लेवल पे, एंड जहाँ बीजेपी सरकार है स्टेट लेवल पे। तो ये कंसेप्ट कहता है कि ईवल को जो ईवल है उसको इतना बैनाल बनाया जाता है कि ये पुलिस वाले जो है इनको लगता है ये कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, ये तो बस ऑर्डर्स फॉलो कर रहे हैं। और जिसमें ये क्या करते हैं, अपने मोरालिटी को जो है डिसोसिएट करते हैं अपने काम से, कि नहीं, मोरालिटी की तो बात ही नहीं है, ये तो बस काम कर रहा हूँ मैं, ये तो मैं ऑर्डर्स स्टेट के जो है वो कर रहा हूँ। तो वो जो है आई थिंक अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे हुआ। एंड ये अगेन जर्मनी के कॉन्टेक्स्ट में आता है कि जब हैना एरेंट थी, वो एक ज्यूइश थी, जर्मन थी, और उन्होंने जो है जर्मनी से एग्जाइल ली थी 1934 में, एंड शी वाज लिविंग इन एग्जाइल थ्रू आउट while the Holocaust happened back in Germany। और उसमें जो है उन्होंने जो है स्टडी किया कि किस तरीके से, क्यों, मतलब द रीजन व्हाई यू नो द जर्मन नेबर्स टर्न अगेंस्ट देयर ज्यूइश नेबर्स। तो उसमें जो है वो बेनालिटी ऑफ ईवल का कॉन्सेप्ट उन्होंने कि भाई इतना, और खासकर जो है नेबर्स जो स्टेट में काम करते थे, जो नाजी पार्टी के साथ एसोसिएटेड थे, तो वो कैसे ऐसे कर सकते थे? तो उस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा कि ईवल को इतना बैनाल बनाया जाता है कि यू डोंट लिटरली फील एनीथिंग व्हाइल एग्जीक्यूटिंग दोज ऑर्डर्स बाय द स्टेट। तो दूसरा आई थिंक जो हिंदुस्तान में हम लोग वायलेंस देख रहे हैं जो स्केल की है, जिस स्केल पे वायलेंस अभी हो रही है माइनॉरिटीज़ के खिलाफ, चाहे वो मुसलमान हो या ईसाई हो, और जो मैंने 8 मैकेनिज्म्स बताए थ्रू विच दिस वायलेंस इज ऑपरेटिंग इन द कंट्री, ये सब जो मैकेनिज्म्स है ये टेंडम में ऑपरेट कर रहे हैं, मतलब साइमल्टेनियसली। ऐसा नहीं है कि एक जो है स्टेप होगा फिर दूसरा होगा फिर तीसरा, नहीं, ये सारी 8 चीज़ें परफेक्ट की गई हैं पिछले 12 साल में, जो अब एक साथ चल रही हैं। और लिटरली आप समझें कि आपने एक मशीन लगा दी है जिसमें आपने ये 8 चीज़ें फिट कर दी हैं, और मशीन अब जो है ऑटोमेटिकली खुद ही ऑपरेट कर रही है। तो ये जो परसिक्यूशन का मॉडल है, जो वायलेंस का मॉडल है, वो स्टेट में एम्बेड हो गया है, वो पार्ट एंड पार्सल बन गया है स्टेट का। तो इसमें जो होता है, जो परसिक्यूशन, व्हेन दिस बिकम्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ द स्टेट, तो परसिक्यूशन है वो रूटिनाइज हो जाती है, वो हर दिन बन जाती है। ऐसा नहीं कि आपको लगेगा कि अरे नहीं इस महीने में तो कुछ नहीं हुआ, अब जो है अप्रैल में होगा। नहीं, ऐसा नहीं, ये रूटीन है। कभी कभार हमको दिखती है बहुत विजिबल फॉर्म्स में, हुँ। बट ये इनविजिबली 24/7 30 डेज 365 डेज है ये ऑपरेट कर रही है। तो ये रूटिनाइजेशन हो रहा है, और हम क्या देखेंगे एज वी गो अलोंग, स्पर्ट्स देखेंगे मास वायलेंस के, या लार्ज स्केल वायलेंस के, या स्मॉल स्केल वायलेंस के, जैसे कि राइट्स होते हैं, दंगे होते हैं, कभी बड़े लेवल के दंगे होंगे, कभी कोई इलेक्शन होगा, उसके अराउंड जो है लार्ज स्केल वायलेंस हो सकता है। एंड आई थिंक दिस फियर इज प्रीटी मच टैंजिबल के अगर बीजेपी को ये लगेगा कि वो 29 इलेक्शन हार रहे हैं, तो डेफिनेटली दे विल ट्राई टू लाइक do something major in the country. But regardless whether that happens or not, minorities in the country are at huge risk. As I mentioned, unfortunately, जो humiliation है, indignity है, वो रोजाना का एक सबब बन गया है मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान में। जैसे कि आपने स्टेट्स के बारे में बात की कि स्टेट की तरफ से क्या एक तस्वुरात किए गए हैं गवर्नमेंट को कैसे, मतलब पुलिस को कैसे किया गया है या ब्यूरोक्रेसी का कैसे रोल है इस पूरे चीज में। तो जब हम 2019 के बाद से या 2014 के बाद से कश्मीर को देखते हैं, वहाँ के यूथ को देखते हैं, तो उसके बारे में आपको क्या लगता है कि उनको कैसे ऑपरेस किया जा रहा है, आज उनकी आवाज को कैसे दबाया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे पूरा एक यूथ है। अभी मैंने कुछ दिन पहले कश्मीर ट्रैवल किया था।
आई सी द बहुत सारी स्टोरीज़ देयर। वहाँ पे जवान-जवान लड़के हैं एंड लिटरली मेरे कैब ड्राइवर थे जो हमें हमारे स्टेशन से पहलगाम तक लेके गए थे। एंड देन जब वो बता रहे थे अब उन ऑपरेशंस के बारे में, तो ही इज़ क्राइंग। मतलब ही इज़ जस्ट 24 और जब मैं उन्हें देख रही थी वो 24 के कहीं से कहीं तक नहीं लग रहे थे। तो 370 हटने के बाद कश्मीर में क्या डिफरेंस है और वहाँ का यूथ आज क्या-क्या फेस कर रहा है और कल इसकी क्या-क्या तसव्वुरात हो सकते हैं? पहली चीज़ तो ये कि कश्मीर में जो ज़ुल्म या जबर है वो 2019 से शुरू नहीं हुआ। इसकी जो है लेगेसी पिछले 4 डेकेड के करीब की है। इन फैक्ट लाइक 1947 के बाद ही जो है शुरू हुआ था, बट जो आप इंक्रीज्ड जो ऑपरेशन जो है वो ऑफ कोर्स 1980s में शुरू हुआ था। बट ऑफ कोर्स 2019 के बाद जो है स्टेट ने जिस स्केल का क्रैकडाउन किया है कश्मीर में कश्मीरियों पे, और जो वायलेंस है, जो रिप्रेशन है, हम लोग कभी कभार सोचते हैं कि जो स्टेट वायलेंस है वो हमेशा आपको दिखती है, मतलब किसी इंसान को मार दिया या किसी इंसान की को टॉर्चर किया, उसके टॉर्चर जख्म के जिस्म पे निशान है, तभी उसको हम वायलेंस कहते हैं। पर हुँ, ऐसा नहीं होता। वायलेंस बहुत सारे केसेस में इनविजिबल वेज में ऑपरेट करती है, हुँ, और वही जो है स्टेट वायलेंस कश्मीर में बहुत इनविजिबल फॉर्म्स में ऑपरेट कर रही है अभी के टाइम पे। और जो मेन थ्रस्ट है अभी स्टेट का जो 2019 के बाद रहा है वो ये है कि किस तरीके से नैरेटिव को कंट्रोल किया जाए। कश्मीर का जो नैरेटिव है विद इन कश्मीर, आउटसाइड आउटसाइड ऑफ कश्मीर, इंडिया में या इंटरनेशनली। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है वो इनकी सो कॉल्ड ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, और उसमें जो है किसी भी किस्म का क्रिटिसिज्म, किसी भी किस्म का डिसेंट कश्मीर से, इनफैक्ट क्रिटिसिज्म आप लोकल इश्यूज को लेके रखिए। अगर लोग क्रिटिसाइज करते हैं, वी हैव सीन इनफैक्ट जहाँ जिस इलाके से मैं हूँ कश्मीर, जम्मू कश्मीर में डोडा, वहाँ का एक एमएलए जो है आम आदमी पार्टी का, वो भी जेल में है जस्ट बिकॉज हुँ, उसने जो है गांव में हॉस्पिटल की डिमांड की, ही डिसएग्रीड विद द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। और उसको जो है पीएसए के तहत एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, एक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, उसको पीएसए लगा के 6 साल, 6 महीने से 2 साल के लिए वो जेल में होगा विदाउट एनी चार्जेस। तो आप देख सकते हैं कि अगर एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एक एमएलए के साथ ये हो सकता है, तो आम आदमी की तो बात ही छोड़िए आप। तो अभी जो पूरा थ्रस्ट है वो है नैरेटिव कंट्रोल पे। एंड अगेन डिसेंट और क्रिटिसिज्म जो है उसकी सज़ा है। एंड ऑलरेडी पिछले 7 साल में गवर्नमेंट ने बहुत सारी एग्जांपल्स क्रिएट किए हैं लोगों के सामने, जिसमें आप देखेंगे हज़ारों कश्मीरी यूथ जो है उनको जेल में बंद किया गया है। बहुत सारे मेरे जैसे लोग हैं, मैं कश्मीरी हूँ। अभी मैं पिछले 7 साल से कश्मीर नहीं जा पाया। मेरा घर जहाँ पे मैं पैदा हुआ, पला बड़ा, जहाँ पे मैं स्कूल गया, कॉलेज गया, जहाँ की मिट्टी में मैं खेला, जिस कश्मीर के अलावा मुझे और कोई भी जगह में रिकग्नाइज नहीं कर सकता एज अ होम। मैं पिछले 7 साल से नहीं जा पाया। बट आप गवर्नमेंट का नैरेटिव देखेंगे वहाँ पे जो है कहते हैं कि सब चीज़ें सुकून में हैं। कश्मीरी जो है वो जो है मेन स्ट्रीम उसमें आ गया है, सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम में आ गया है। तो वो सब नैरेटिव्स जो है वो बनाए गए हैं। और जो एग्जाम्पल्स क्रिएट की गई हैं, जैसे आप रखिए मैं भी एक एग्जाम्पल हूँ लोगों के लिए जो जर्नलिज्म परस्यू करना चाहते हैं। एंड ये कि कोई अगर मेरी तरह ये काम करना चाहेगा, उसको जो है इधर ऑफ कोर्स जेल में डाला जाएगा, जैसे कि बहुत कश्मीरी जर्नलिस्ट वहाँ पे हैं। अदरवाइज जो बाहर निकलेंगे उनके लिए ऐसे हालात बनाए जाएंगे कि वो कभी वापस ना आ पाए। तो बहुत कम लोग होते हैं जो कॉस्ट पे करते हैं, बट आई कैन टेल यू वन थिंग फॉर श्योर, ये जो रिप्रेशन की स्टेट है ये परमानेंट नहीं रह सकती। आप एक पॉपुलेशन को फॉरएवर रिप्रेस नहीं कर सकते। एक दिन वो जो जो बेयरिंग कैपेसिटी है रिप्रेशन की, वो लोगों की ख़त्म होती है, ख़त्म हो जाती है। एंड देन व्हाट हैपन्स, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट को ही लेंगे। और
जो मेरा पर्सनल सोचना है कश्मीर इशू के बारे में, इट्स अ पॉलिटिकल इशू। कश्मीर जो है, कश्मीर जो इशू है वो बातों से ही सॉल्व हो सकता है, वो मुज़ाकरात से ही सॉल्व हो सकता है, डायलॉग से ही सॉल्व हो सकता है। वो रिप्रेशन से, वो परसिक्यूशन से सॉल्व नहीं हो सकता। आप लोगों को रिप्रेस करेंगे, आप लोगों को ज़बरदस्ती खामोश करेंगे, वो एक टेम्परेरी बैंडेड है बड़े इशू के लिए। बट वो जो ज़ख्म है वो फिर भी वहीं रहेगा। जब बैंडेड हटेगी, वो ज़ख्म दोबारा विजिबल होगा। बट उस ज़ख्म को हील करने के लिए आपको एफर्ट करना होगा, आपको दवा लगानी होगी, राइट। और यहाँ पे दवा के बदले जो गवर्नमेंट है वो जो है लोगों पे और रिप्रेशन और ऑपरेशन कर रही है। तो यही है कि इवेंचुअली गवर्नमेंट को लोगों से बात करनी है, और वो लोग जो लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं रियल मायनों में, जो हर कश्मीरी जिसको अपना जो है नुमाइंदा मानता है, अपना लीडर मानता है, उन लोगों से, रादर देन वो लोग जिनको गवर्नमेंट ने पिछले 7 साल में प्रॉप अप किया है। कश्मीर, थ्रू आउट कश्मीर हमारे ही साथी कश्मीरी हैं, यंग कश्मीरीज हैं, जिनको गवर्नमेंट ने जो है खड़ा किया है एज कश्मीर के रिप्रेजेंटेटिव। आप देखेंगे मैं कभी कभार जो है कुछ महीनों में जब फ्री होता हूँ तो मैं कश्मीर इंस्टाग्राम जो है वो इकोसिस्टम एल्गोरिदम इस हिसाब से है कि जो ही मैं कश्मीर के कुछ कंटेंट से एंगेज करता हूँ तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कश्मीरी कंटेंट दिखना शुरू करता है इंस्टाग्राम पे। तो वहाँ पे ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे यूथ, ऐसे ऐसे बच्चे जो अभी 20 साल के हैं, 22 साल के हैं, अपने आप को जो है यूथ आइकन बोलते हैं। जम्मू कश्मीर का पहला यूथ आइकन, जम्मू कश्मीर का पहला ऑथर, जम्मू कश्मीर का पहला एंटरप्रेन्योर, और ये सब जो लेबल्स हैं, और उन सब का जो है ज़्यादातर जो लोग देखे उनकी पॉलिटिकल बैकिंग है। जो लोग प्रॉप अप किए गए हैं वो कभी एलजी उनको इनाम दे देता है, कभी वो किसी गवर्नमेंट के इवेंट में जाते हैं, उनको अवार्ड देते हैं, और उस जो है एक्सेस से वो लोग जो है अपने आप को पब्लिकली वो एग्जाम्पलीफाई करते हैं एज इफ वो जो है स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड देन एज अ रिजल्ट एक नैरेटिव चलाते हैं जो स्टेट की साइड को सामने रखता है। और ये कुछ ही लोग हैं, चंद लोग हैं, बट जो जो मेन यहाँ पे इंटेंट है स्टेट का, वो ये है कि कश्मीरी लोगों की, कश्मीरी यूथ की जो क्रिटिकली सोचने की कैपेसिटी है उसको बिल्कुल ख़त्म किया जाए। अभी हम ये भी देखते हैं कि इस वक़्त जैसे आपने कश्मीर की बात की, अभी जैसे ईरान का मसला चल रहा है, तो 2 धड़े हमारे सामने खड़े हुए हैं कि ये मुसलमान ईरान के लिए तो अपनी छातियाँ पीट रहे हैं, लेकिन जब पहलगाम अटैक हुआ, तो इन मुसलमानों ने कुछ नहीं किया। उसके बाद इतनी हेट स्पीच आती हैं कि ये ऐसे हैं, कठमुल्ले हैं, इन्हें मार दिया जाए, इन्हें मतलब ऐसे-ऐसे शब्दों का इस्तेमाल या ऐसे-ऐसे लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया जाता है कि शायद कोई सुने तो मतलब दिल में खुद होता है कि ये क्या कह रहे हैं? क्या ये हमें इस कंट्री का नहीं मानते हैं या कुछ भी है? तो ये जो हेट स्पीचेज़ हैं, ये कितना काम कर रही हैं मुसलमानों के खिलाफ नफ़रत फैलाने का? देखिए, पहली चीज़ जो एक्सपेक्टेशन है, और ये जो ये जो परंपरा चली आ रही है पहले से, और खासकर हिंदुस्तान में, हुँ। राइट्स से तो ऑफ कोर्स जो अभी हम देख रहे हैं स्केल वो तो बहुत ज़्यादा है। बट 2014 से पहले भी लिबरल स्पेसेस से भी जो है ये एक्सपेक्टेशन होती है कि दुनिया में कहीं भी कोई भी टेररिस्ट अटैक हो तो जिसमें मुसलमान इन्वॉल्व हो तो मुसलमानों को सबको खंडन करना चाहिए। हुँ। और ये जो है एक फॉर्म है इस्लामोफोबिया की, कि एक मुसलमान कहीं भी दुनिया में कुछ भी कर ले उसके लिए सब मुसलमान रिस्पॉन्सिबल है और सबको कंडेम करना चाहिए। ऐसा क्रिश्चियंस के केस में नहीं होता। आप देखिए अमेरिका में देखिए, या यूरोप में देखिए, आप ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में देखिए, जहाँ पे जो वायलेंट क्राइम्स किए जाते हैं, जो मेंबर्स ऑफ क्रिश्चियन कम्युनिटी होते हैं, या वाइट मैन एंड वुमेन, या मास शूटिंग्स देखिए जिसमें जो है दर्जनों लोगों को मारा जाता है एक मास शूटिंग में, लिटरली, यहाँ यूएस में। और हर साल जो है
जो है कई सौ मास शूटिंग्स होती हैं अक्रॉस द कंट्री, उसमें हम कभी नहीं बोलते कि जो है सब ईसाइयों को कंडेम करना चाहिए हुँ, just because one member of their community was responsible for killing of the people. उसी तरीके से हिंदूज में अगर नेपाल में कोई हिंदू हुँ, किसी और को जो है इन्वॉल्व होता है किसी क्राइम में या इंसिडेंट ऑफ मास वायलेंस में, हम कभी नहीं कहते कि सब हिंदू जो हिंदुस्तान के से लेके जो अक्रॉस अफ्रीका में गुजराती हिंदूज बसे हुए हैं या अमेरिका में, वो सब उठ के कंडेम करें। तो अनफॉर्चुनेटली ये जो है एक मैनिफेस्टेशन है इस्लामोफोबिया की, और जो गिल्ट शेमिंग है, और ये जो मुसलमानों को फोर्स करना कि आप कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और इसको हर इंसिडेंट को कंडेम करें, ये भी एक तरीका है जिससे मुसलमानों को प्रेस किया जाता है और नैरेटिव बनाया जाता है जिसमें उनको मतलब डिसलॉयल डुअल लॉयल्टी स्मीयर्स लगाए जाते। नहीं, वो तो यहाँ के, उनकी तो लॉयल्टी है नहीं हिंदुस्तान या हमारी तरफ, उनकी लॉयल्टी तो अरब देशों की तरफ है। और ये हुँ, नैरेटिव काफ़ी लंबे वक्त से चला आ रहा है। बट दूसरा ये भी है, आप देखेंगे मुसलमानों में भी जो है ये प्रोपेंसिटी होती है कि जब इंसिडेंट होते हैं आपस में ही, अरे हमको तो कंडेम करना है। कुछ लोग तो बहुत एक्स्ट्रा माइल जाते हैं कंडेम करने के लिए। ऑफ कोर्स एज अ मुसलमान, एज अ ह्यूमन, आप हर जो है इंसिडेंट है वायलेंस का या एक मासूम जान का, you 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 condemn it, like no one endorse it or हुँ, condones it. But ये जो लोग जो एक्स्ट्रा माइल जाते हैं, इट इज ऑल्सो मैनिफेस्टेशन ऑफ व्हाट वी कॉल इंटरनलाइज्ड इस्लामोफोबिया, जिसमें जो है यू गो एक्स्ट्रा माइल्स बिकॉज आपने जो एक्सटर्नल इस्लामोफोबिया वेदर इंस्टीट्यूशनल और डिफरेंट फॉर्म्स में आप देखते हैं, वो जो स्टीरियोटाइप्स, एंटी मुस्लिम स्टीरियोटाइप्स है, आप उनको इंटरनलाइज करते हैं और आप बिलीव करते हैं जो आपको बताया जा रहा है वो सच है मुसलमानों के बारे में। एंड हुँ। देन आप जो है ऐसे मेजर्स और ऐसे स्टेप्स लेते हैं जिससे वो इस्लामोफोबिया, वो एंटी मुस्लिम हेट जो है वो और एंट्रेंच होती है। तो दैट इज अनदर वे टू लुक एट इट। अभी जैसे कि हम ये देखते हैं, आपने बताया कि मुसलमानों के खिलाफ पूरी एक चीज़ है कि इसको कैसे एम्फसाइज़ किया जाता है। तो ये थोड़ा-सा आपके करियर के से जुड़ा हुआ सवाल होगा कि हम 2024 के बाद देखते हैं कि इंडिया गवर्नमेंट ने आपका ट्विटर अकाउंट बैन किया, आपका इंडिया हेट लैब को बैन किया, हिंदुत्व वॉच को बंद किया। उसके पीछे क्या वजह रही? क्या ये कि सिर्फ़ इसे चलाने वाला एक मुसलमान है या प्रोपेगेंडा जो है वो एक्सपोज़ हो रहा है? आपको क्या लगता है इसके पीछे? देखिए, मल्टीपल चीज़ें हैं। सबसे बड़ी चीज़ है जो मैंने आपको कहा कि कश्मीर के केस में, देखिए कश्मीर जो है वो एक जो है मॉडल है, एक लेबोरेटरी है, जी। एंड इट हैज़ बीन अ लेबोरेटरी फॉर सक्सेसिव इंडियन गवर्नमेंट्स, हुँ, जहाँ पे वो जो मॉडल इम्प्लीमेंट करते हैं, रिप्रेशन का हो, ऑपरेशन का हो, प्रोसिक्यूशन का हो, और उसको जो टेस्ट किया जाता है, एंड व्हेन इट वर्क्स देयर देन इट इज़ इम्पोर्टेड टू रेस्ट ऑफ द कंट्री। तो हुँ, ये जो नैरेटिव कंट्रोल का मॉडल है, ये भी कश्मीर में ही शुरू हुआ था कि किस तरीके से आप नैरेटिव कंट्रोल करें ताकि गवर्नमेंट का जो नैरेटिव है वो टॉप पे रहे और लोग जो कहते हैं उसको दबाया जाए। तो इंडिया जो हिंदुत्व वॉच और इंडिया हिट लैब के केस में वो ये था कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैं हूँ, जो मेरे साथ लोग काम करते हैं, हम लोग सब हिंदुस्तान से बाहर हैं। हुँ, तो इन्होंने मल्टीपल अटेम्प्ट्स की। पहले तो जो है जब मैं इसको एनॉनिमसली चलाता था, क्योंकि मुझे मालूम था इसके बाहर आके अगर आप इसको ऑन करेंगे, नाम अपना बोलेंगे, तो क्या रिस्क है। एज अ कश्मीरी, एज अ मुस्लिम, एज अ जर्नलिस्ट, मेरे लिए तो वो रिस्क मल्टीफोल्ड एम्पलीफाई हो जाते हैं। एंड एज सुन एज आई केम आउट, तो उसके बाद जो है डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन शुरू हुई मेरे खिलाफ। कहा गया कि मैं ये जो है पाकिस्तान बैक्ड प्रोजेक्ट है, जस्ट बिकॉज एक मैप जो हमारा लिंचिंग सेक्शन में, वो मैप हमने अभी भी उधर रखा हुआ है। वो जो है हमने जो है पब्लिकली, बिकॉज हिंदुत्व वॉच जो है पब्लिकली सोर्स करता है इन्फॉर्मेशन, पब्लिकली जो भी अवेलेबल है। एंड आई रिमेंबर क्विंट ने जो है उस टाइम एक लिंचिंग सेक्शन रखी थी, तो हम वेबसाइट में उनका मैप जो है वो एम्बेड करना चाहते, बट उसमें एम्बेड वो ओपन सोर्स नहीं था। तो हमको जो है व्हेन वी वर गोइंग थ्रू इंटरनेट, तो हमको वो जो है एक मैप मिला, एंड इट वाज क्रिएटेड बाय सम पाकिस्तानी, बट हुँ, सेम कॉपी।
So we never check nationality of the people as long as data is accurate. हमने डाल दिया उस पर, अभी भी उधर है। तो उसके बेसिस पे जो है पूरी कंस्पिरेसी बनाई गई, मुझे कनेक्ट किया गया उस आदमी के साथ, उसका नाम और उसका जो उसने कभी शायद वोट किया था पीपीपी के लिए और पीएमएलएन के लिए, और उसके साथ फिर कनेक्शन बना के मैं पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट के साथ कनेक्टेड हूँ। तो वो पूरा नैरेटिव बनाया गया, और जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है डिसइंफो लैब, जिसने वो नैरेटिव बनाया था 2023 दिसंबर में वॉशिंगटन पोस्ट के एक्सपोजे में ये पता चला कि वो इंडिया का जो एक रॉ का एजेंट था, लेफ्टिनेंट कर्नल दिव्या सत्यपति, वो चला रहा था। तो ये पूरा गवर्नमेंट रन ऑपरेशन था। मेरे को यू नो दिस ये जो एड होमोनियम अटैक्स थे मेरे खिलाफ, जो मेरा कैरेक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश थी, वो स्टेट बैक थी, स्टेट स्पॉन्सर्ड थी। बट इवेंचुअली जो है स्टिल लोग डेटा को ट्रस्ट करते थे, क्योंकि हमारा डेटा फैक्ट बेस्ड डेटा है, वी हैव ऑल द एविडेंस। और इससे जो है ऑफ कोर्स इंडियन गवर्नमेंट का जो नैरेटिव था कि हिंदुस्तान में सब मुसलमान महफूज हैं, कुछ नहीं हो रहा है, बट आप जब गवर्नमेंट का सुनते हैं और दूसरा आप जो ही हमारी वेबसाइट पे जाते हैं, आप लिटरली डेट वाइज डेटा देख सकते हैं, आप एविडेंस देख सकते हैं, वीडियोस हेट क्राइम्स के, हेट स्पीचेस के। और ये कोई वीडियो हम क्रिएट नहीं कर रहे हैं, ये खुद के लोग इनके जो है वीडियो पे आके बोस्ट कर रहे हैं। तो हम लोग इसका जो है आर्काइवल पूरा रिकॉर्ड बनाया है, और जो ही कोई भी इंटरनेशनल कम्युनिटी से, वेदर पॉलिसी मेकर्स हो या सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हो, बहुत बड़े बड़े सिविल सोसाइटी ग्रुप्स जो है जिनके साथ हमने काम किया है पिछले 4-5 साल में, वो क्लियर पैटर्न्स देखते हैं परसिक्यूशन का इंडिया में ऑन बेसिस ऑफ द एविडेंस दैट वी हैव कलेक्टेड। और उससे जो है गवर्नमेंट को नुकसान पहुंच रहा था, बट मोर देन इंटरनेशनल, इंडिया में भी इसकी चर्चा होना शुरू हो गई थी। और लोगों को जो है अभी तक, और ये सबसे बड़ा जो झूठ लोगों को पढ़ाया गया है इंक्लूडिंग बीजेपी सपोर्टर्स, कि इंडिया में जो है हम लोग जो है इंडिया में ओवरऑल सब चीज़ें ठीक है, माइनॉरिटी को परसिक्यूट कर रहे हैं, बट दे डोंट वांट पीपल टू सी। बिकॉज देखिए, जो ही आप सोसाइटी में जो टेंशन है ना, जो ही वो उभरने शुरू हो जाती है, देन पीपल फील अनकंफर्टेबल एट वन स्टेज। हम्म क्योंकि इंसान जो है वो परमानेंट स्टेट जो है ना कॉन्फ्लिक्ट की, उसमें नहीं रह सकता वो। हम्म। ठीक है। तो एग्री। सो वो जो नैरेटिव बिल्डिंग जो डोमेस्टिकली थी उनका, उसमें भी इनको इफेक्ट हो रहा था। एंड बिकॉज आवर वेबसाइट्स वर बिकमिंग मोर एंड मोर पॉपुलर, सो फाइनली, और खासकर 2024 इलेक्शन से पहले, जो जनरल इलेक्शन था उससे कुछ महीने पहले जो है उन्होंने उसका जो है एक्सेस ब्लॉक कर दिया। एंड वन ऑफ द रीजंस दैट वी बिलीव इज आल्सो बिकॉज 2024 इलेक्शंस में काफ़ी हेट स्पीचेस दी जा रही थी इंडिया में हम्म ड्यूरिंग इलेक्शंस। एंड बिकॉज वी डॉक्यूमेंट हेट स्पीचेस रियल टाइम में, हम जो है वो डेटा बाहर डालते हैं। तो जी। उन्होंने जो है हमारा इंडिया हेट लैब का भी वेबसाइट ब्लॉक कर दिया, और हिंदुता वॉच का भी वेबसाइट ब्लॉक कर दिया, और एक्स हैंडल हमारा जियो ब्लॉक कर दिया। बहुत सारी डिटेल्स है जो मैं अभी शेयर नहीं कर सकता, बिकॉज अभी मैंने जो है गवर्नमेंट को खिलाफ लॉसूट किया है दिल्ली हाई कोर्ट में, और उसकी जो है तारीखें चल रही हैं। तो होपफुली उम्मीद है कि जुडिशरी अपना रोल निभाएगी, और हमारे जो है अकाउंट एंड वेबसाइट रीइंस्टेट कर देगी इंडिया में। हम अपने इंटरव्यू के इख्तिताम की तरफ से चलते हैं, क्योंकि आपके पास भी वक्त कम है। तो बस मैं एक आखिरी सवाल के साथ ये इंटरव्यू ख़त्म करना चाहूँगी कि अभी जो मौजूदा हालात हैं, अगर ये कंटिन्यू में चलते रहे, तो आगे मुसलमानों की हालत क्या होगी? क्योंकि जहाँ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात आती है, लोग बहुत बात करते हैं कि आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, या आने वाले लोकतंत्र पे क्या असर पड़ेगा? क्योंकि जहाँ हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, वहाँ तो सब बराबर हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सब कुछ हो। आजकल हम वीडियोज़ देख रहे हैं कि ये रोड मुसलमानों के लिए है, यहाँ मुसलमान नहीं आ सकते। कुछ होली होती है, तो मुसलमानों की मस्जिद को ढक दिया जाता है। ये हमें साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हालात ऐसे ही चलते रहे, तो इंडिया में आने वाले वक़्त में मुसलमानों की क्या हालत ये लोग करना चाहते हैं? देखिए, पहली चीज़ जो हम बात करते हैं डेमोक्रेसी की, हुँ, ये बहुत बड़ा जो है, हम जो भी हिंदुस्तानी है वो खुद को झूठ बोल रहे हैं कि डेमोक्रेसी स्टिल एग्जिस्ट्स इन द कंट्री। इंडिया इज नो मोर डेमोक्रेटिक स्टेट। बहुत सारे जो है इंटरनेशनल थिंक टैंक्स कहते हैं डिफरेंट, जैसे हुँ, वीडम इंस्टीट्यूट है, वो क्या इंडिया को जो है पार्टली फ्री मानता है, फ्रीडम हाउस पार्टली फ्री मानता है।
और जो ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन है वो इंडिया को हाइब्रिड अथॉरिटेरियन स्टेट मानती है। और आप जो है देखते हैं कि किस तरीके से जो स्टेट के डिफरेंट इंस्टीट्यूशन हैं, वो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड देन फोर्थ पिलर जो प्रेस है, ये सब टेंडम में काम कर रहे हैं एज द एक्सटेंशन ऑफ द रूलिंग पार्टी एंड इट्स आइडियोलॉजी। और जो रिजल्टिंग प्रोसिक्यूशन है मुसलमानों की देख रहे हैं, तो आई थिंक वो मिथ से लोगों को बाहर लाना बहुत ज़रूरी है दैट इंडिया has now become a Hindu majoritarian authoritarian state. And second, I think इंडिया में क्या होगा, देखिए ये जब 2024 में मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी यूएस आए थे स्टेट विजिट पे बाइडन से मिलने, उस टाइम प्रेसिडेंट ओबामा से सीएनएन पे जो है एक सवाल पूछा गया था कि आप मोदी की यूएस विजिट को कैसे देखते हो और इंडिया में जो हो रहा है आप उसको कैसे देखते हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छा एक जवाब दिया था, एंड आई थिंक दैट स्टिल होल्ड्स यू नो क्वाइट ट्रू फॉर द कंट्री कि एट वन पॉइंट अगर आप लोगों को जो है आपस में लड़ाते रहें, एक मेजोरिटी है 1 बिलियन लोग हैं, देन माइनॉरिटी 250 मिलियन पीपल, एंड लिटरली लाइक यूएस की पॉपुलेशन 300 मिलियन के करीब है। जी। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशंस को अगर आप जो है एक स्टेट ऑफ परमानेंट कॉन्फ्लिक्ट में रखते हैं, एट वन पॉइंट जो है इट एस्केलेट्स एंड you could witness a civil war in the country. तो that is a fear, that I fear, क्योंकि जो हिंदू यूथ का जो पिवट हुआ है राइट विंग आइडियोलॉजी की तरफ, जो रेडिकलाइजेशन हुआ है, एंड जो ये जो ऑनगोइंग कैंपेन्स है मुसलमानों के खिलाफ, चाहे वो देखते हैं आप कुछ मुल्क के हिस्सों में वो काफ़ी एक्सट्रीम लेवल्स पे जारी है, जैसे कि असम में देखें आप हम्म। उत्तराखंड में देखें, आप उत्तर प्रदेश में देखें, जहाँ पे स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर के बीच में कोई डिफरेंस नहीं रहा है। आप आज उत्तर प्रदेश के कुछ ज़िलों में जाते हैं, आपको पता नहीं चलेगा। आप जब आप स्टोरी सुनेंगे मुसलमानों की परसिक्यूशन की, आप डिफरेंस नहीं कर सकते बजरंग दल में और स्टेट पुलिस में क्या डिफरेंस है। तो हम लिटरली अभी हिंदुस्तान में जो देख रहे हैं वो हिंदू यूथ मिलिटेंसी की तरफ जा रहा है। जो आप कविजिलांटिज्म को देखते हैं, हम्म। तो वो इतना ऑर्गेनाइज्ड है और इतना मिलिटेंट हो गया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। मैं और मेरी ऑर्गेनाइजेशन आर्ग्यू करते हैं कि वी लिटरली सीइंग the rise of Hindu militants in the country, and that is a disaster, for the domestic security, for the national security of the country, and the constitutional republic itself, क्योंकि at the end of the day जो स्टेक पे यहाँ पे वो मुल्क का आइन है, जो आइन सब महज़्ज़बों को जो है एक हकूक देता है। जी। तो वो जो है वो यहाँ पे स्टेक पे है।